हेलो टू ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अगला चैप्टर लेके आ गया हूँ, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। बहुत ही सिंपल और बहुत ही काम की चीज़ें लेके मतलब जो पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, एग्ज़ाम अच्छा जाए आपका, पर्पज़ बस इतना है। तो हमने पढ़ा कि पहला चैप्टर जो था और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो वह सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर कोई चार्ज किस पे है, रेस्ट पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और यही चार्ज अगर मोशन कर रहा है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। अगर कोई चार्ज क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। इन सबको समझाने में ना एक साइंटिस्ट थे ऑरस्टेड, उनका बहुत बड़ा रोल था। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, कुछ लोग कहते हैं उन्होंने गलती से किया, कुछ लोग कहते नहीं, मतलब एक बार पढ़ा रहे थे क्लास में, ऐसा कुछ बहुत सारी कहानियाँ हैं। पर हम सबको पता है कि जब किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना, तो उस पर एक फोर्स काम करता है और एफ इक्वल होता है क्यू नॉट ई, जो आप पढ़े हैं। एफ इक्वल क्या होता है, क्यू नॉट ई, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम किसी भी चार्ज को, मान लो किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो किस वेलोसिटी के साथ, मान लो या भी वेलोसिटी के साथ, किस वेलोसिटी के साथ, भी वेलोसिटी के साथ, तो यह भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इस चार्ज पे एक फोर्स काम करेगा। कौन काम करेगा, फोर्स काम करेगा, और उसे हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। when a charge q enter in a magnetic field b, मैग्नेटिक फील्ड को b से दिखाते हैं, enter in a magnetic field b with initial velocity v, it experience a force। वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। और जो मतलब फार्मूला होता है लॉरेंज फोर्स का, वो होता है क्यू भी बी साइन थीटा। क्यू भी बी साइन थीटा। क्यों क्या है, क्यों क्या है, चार्ज, भी क्या है, वेलोसिटी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। और अगर भी और बी बोथ आर नॉर्मल टू ईच अदर, अगर भी एंड बी दोनों एक दूसरे पे क्या है, नॉर्मल हो, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो यह इक्वल हो जाएगा क्यू भी बी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे आया, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, तो उसके लिए हमें, और ये आपको समझ में आया ना, इतना ये आपको समझ आया। कोई चार्ज है, अगर वो रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर कोई चार्ज मोशन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है चार्ज, उसका फार्मूला होता है क्यू नॉट ई। और वही चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका फार्मूला होता है क्यू भी बी साइन थीटा। क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा, जहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज है, बी क्या है, वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और इस फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। अगर भी और बी परपेंडिकुलर हों तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा, और थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, क्यू भी बी। इस फार्मूले से आगे चल के मैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालूंगा, पर उससे पहले हमें ये समझना है कि जो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट है, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये क्या है और कैसे किया गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, आप ये देख पा रहे होंगे, आपके पास एक वायर है, और आप इतना याद रखिएगा कि सबसे पहले ऑरस्टेड ने बताया कि अगर किसी वायर में करंट जाएगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कौन जाएगा, अगर किसी वायर में करंट जाएगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये ऑरस्टेड भाई साहब है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक स्ट्रेट वायर है, और इसके नीचे एक कंपास रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, कंपास, और इसमें भी आपको कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा होगा। फिर आप
इस वायर में आप एक बैटरी लगा रहे हैं, कनेक्ट द वायर विथ ए बैटरी, और स्विच लगा रहे हैं। तो अभी जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, स्विच क्या कर दे रहे हैं ऑन, तो करंट फ्लो हो रहा है किसके थ्रू, वायर के थ्रू। करंट फ्लो हो रहा है किसके थ्रू, वायर के थ्रू। तो ये करंट का डायरेक्शन है। तो आप देख पा रहे होंगे इधर ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कंपास निडल क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। और वो दिखा, और कंपास निडल तभी और डिफ्लेक्ट होगी जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वायर के चारों ओर। वायर के चारों ओर ये आप देख पा रहे होंगे ये मैग्नेटिक फील्ड है। दुनिया पहले ये मानती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों क्या हैं, अलग अलग चीज़ें। फैराडे के इस एक्सपेरिमेंट ने बता दिया कि नहीं, दोनों रिलेट करती एक दूसरे से, दोनों इंटरलिंक करती हैं। यहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर हमने क्या किया कि आप यहाँ देखेंगे बैटरी का हमने मतलब रिवर्स द डायरेक्शन, हम डायरेक्शन बदल देंगे। और जैसे बैटरी का डायरेक्शन बदल देंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, तो ये करंट जा रहा है, तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो रहा है। डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा, अपोजिट। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब करंट फ्लो होगा वायर में, व्हेन द करंट फ्लो इन द वायर, व्हेन द करंट फ्लो इन द वायर, द कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है। और जब करंट को रिवर्स कर दे रहे हो, व्हेन द करंट इज रिवर्स, द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो डिफ्लेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। कंक्लूजन क्या है, करंट क्या मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है, कर सकता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप देख पा रहे होंगे अगर ये आपका एक वायर है और इसमें करंट जा रहा आई, तो इसके चारों ओर क्या पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। और राइट हैंड थंब रूल जो है वो मैग्नेट, तो अगर आप किसी वायर को ऐसे पकड़ते हैं तो ये चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, और आपका थंब जो है अंगूठा दिखाएगा। जो आपकी कर्ल फिंगर है, ये मुड़ी हुई फिंगर है, ये क्या दिखा रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस एक्सपेरिमेंट 1820 में किया गया, और इसमें बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, किसी भी कंडक्टर से, किसी भी कंडक्टर से, याद रखिएगा, ठीक है, किसी भी कंडक्टर से जब करंट जाएगा, क्या जाएगा, करंट जाएगा, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड जो चारों ओर प्रोड्यूस हो रहा है, इसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान दीजिएगा कि द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर, द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर व्हेन द करंट पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये पूछता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर्ड बाई ऑरस्टेड। किसने डिस्कवर्ड किया, ऑरस्टेड ने डिस्कवर किया। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाते हैं और क्या होता है। तो मान लीजिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, F = QVB। अगर चार्ज है 1 कूलम, ठीक है, वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो इस केस में F जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर। यानी वो चार्ज पार्टिकल जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसे आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, वह मतलब B के बराबर होगा। मतलब फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा यूनिट चार्ज, ये यूनिट चार्ज है, ये यूनिट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम B का फार्मूला निकाल लेते हैं, इससे हम ट्रांसपोज करेंगे, तो B इक्वल हो जाएगा F/QV, F/QV। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कूलम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और आप सब जानते हैं I इक्वल होता है Q/T। I इक्वल क्या होता है, Q/T, तो Q इक्वल हो जाएगा IT। ठीक है, तो I मतलब करंट है,
मतलब ये ऐसे समझो, ऐसे क्यू मतलब चार्ज और टाइम मतलब सेकंड, कूलाम पर सेकंड, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। तो यहाँ पे जो हमारा लिखा हुआ है कूलाम पर सेकंड, तो हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर, मतलब न्यूटन एम्पियर, ठीक है, इनटू मीटर। न्यूटन एम्पियर इनटू मीटर। तो न्यूटन एम्पियर इनटू मीटर, इसका मतलब ये हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो गई। और सिस्टमेटिक तरीके से लिख दोगे न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। याद रखिएगा किसकी यूनिट है ये, मैग्नेटिक फील्ड की। इसी को हम बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या होती है, टेस्ला। किससे दिखाते हैं, कैपिटल टी से। एक और यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम सिंबॉलिक तरीके से लिखते हैं, सिंबल मतलब ऐसे, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और ये सब क्या होगा ना कि आगे कैसे निकल रही है ना, आगे जब फार्मूले आपको मिलते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यूनिट कैसे हम निकाल रहे हैं। अगला, मैग्नेटिक फील्ड की जो CGS यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो CGS यूनिट होती है वो होती है गॉस। क्या होती है, गॉस, या होती है ऑरस्टेड। याद रखिएगा। और एक टेस्ला में होते हैं 10⁴ गॉस। ठीक है, एक टेस्ला में कितने होंगे, 10⁴ गॉस। सर इसका डायमेंशनल फार्मूला देखो, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो डायमेंशनल फार्मूला निकाल लो यार। और मैंने आपको 11th में सिखाया है कि कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे। तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा आपका, फोर्स का सबको पता है, फार्मूला क्या हो जाता है, आपने अभी देखा है, B इक्वल हो जाता है F/Q_B। तो यह है फोर्स, तो फोर्स का हो जाएगा mL⁻²। ठीक है, और Q का हो जाता है, सीधे रख देते हैं, वहाँ कूलाम पर सेकेंड था ना, तो एम्पियर हो जाएगा, आप एम्पियर रख दो। और एक लेंथ बची, तो लेंथ का हो जाता है मीटर। ठीक है, तो सीधे आप सिंप्लीफाई तरीके से लिख दो, LCL कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा mL⁻², A⁻⁻1। ये मैग्नेटिक फील्ड के मेन चीज़ें थी। तो मैंने आपको अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट बता दिया, और अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से आप मैग्नेटिक फील्ड का कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, तो आप बहुत सारे तरीके, एम्पियर स्विमिंग रूल है, मैक्सवेल राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल है, राइट हैंड रूल है, ये बेसिक चीज़ें हैं, तो एक दिन सारे ला लेके आ जाएंगे। अभी सबने तो ये बता दिया कितना मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है एक बायो और शेवर्ट का। तो अगला जो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा लोग, वो है बायो सेवर्ट लॉ। सीधे चलते हैं, ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ। ये बायो और सेवर्ट दो अलग अलग आदमी थे, याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया कि एक वायर लिया, ये वायर है, ठीक है, मान लो वायर का नाम क्या है, X/। इस वायर में कितना करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है। ठीक है, इस वायर में करंट कितना जा रहा है, मतलब I करंट जा रहा है। और यहाँ एक ऑब्जर्विंग पॉइंट है आपका, वो है P। यहाँ एंगल बन रहा है थीटा। आप इस वायर का एक छोटा हिस्सा ले लो AB। क्या लोगे, AB, छोटे हिस्से पे, और AB को ही बोलेंगे करंट एलिमेंट। तो बायो सेवर्ट ने बताया, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट, जो DL करंट एलिमेंट है, याद रखना, AB की जो लंबाई है उसे हम मान लेते हैं DL, छोटी लेंथ है, और उसको जब उससे करंट जाएगा तो हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। तो बोला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो करंट के डायरेक्टली होगा। मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली होगा, करंट के। ठीक है, फिर बोला ये मान लो R दूरी पर आपका पॉइंट P है, बोला जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली होगा, 1/r² होगा, मतलब R बढ़ेगा तो dB घटेगा। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, वह लेंथ के करंट एलिमेंट के क्या होगा, डायरेक्टली होगा। ठीक है, DL समझ लो ना, DL मतलब करंट एलिमेंट,
करंट एलिमेंट क्या, एक लेंथ एलिमेंट, ये मान लो लेंथ एलिमेंट है डी एल, और जब इससे करंट चल रहा जाने लगेगा तो इसको हम बोल देंगे करंट एलिमेंट, ठीक है। तो आई और डी एल आर स्क्वायर, और यह एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल, एंगल क्या है, साइन थीटा। तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। सर ये एंगल कहाँ पे पास बन रहा है, जो साइन थीटा है वो एंगल बन रहा है लेंथ एलिमेंट और ऑब्जर्विंग पॉइंट पी, ये यहाँ पे थीटा है। तो थीटा एंगल कहाँ बन रहा है आपका, साइन थीटा जो है एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्विंग पॉइंट एंड करंट एलिमेंट, याद रखिएगा। करंट एलिमेंट और जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है पी, इन दोनों के बीच का एंगल है साइन थीटा। तो आप सबको कंबाइन करके लिख दो। तो कंबाइनिंग ऑल इक्वेशन, कंबाइनिंग ऑल द फोर फैक्टर 1 2 3 4, तो जो ऊपर है ऊपर लिख दो, जो नीचे वो नीचे लिख दो। डी बी आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, डायरेक्टली हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट कितना आता है, डी बी इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू यहाँ होगी म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका के है वो कांस्टेंट था, और म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। म्यू नॉट क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक मतलब परमिटिविटी था, ये परमेबिलिटी है, ये क्या है, परमेबिलिटी, ठीक है। और म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये कौन सा ला हो गया आपका, बायो सेवर्ट ला हो गया। एग्जाम में सीधे पूछ देता है सिंपल तरीके से, बायो सेवर्ट ला क्या है। बायो सेवर्ट ला को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इन वेक्टर फॉर्म, तो याद रखना जो वेक्टर क्वांटिटी हो सब पे वेक्टर लगा दो। डी वी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, फिर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, ठीक है। अब देखना डी एल है, क्या है, डी एल, तो जाएगा डी एल और यूनिट वेक्टर लगा दो, चाहे ऐसे लिख दो आर कैप अपान आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे भी तो लिख सकते हो डी बी इक्वल टू, क्योंकि आर कैप का मान कितना होता है 1, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, अगर यूनिट वेक्टर नहीं लगाओगे तो डी एल इंटू आर, डी एल इंटू आर, तो नीचे का आर बढ़ा दोगे आर क्यू। ये दोनों तरीके लिखने का मतलब जो डी बी का डायरेक्शन होगा वो एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डी एल क्रॉस आर होगा, डी एल क्रॉस क्या होगा, आर होगा, ठीक है, याद रखना। फिर इसके केस इम्पॉर्टेंट है, तो आप सबको पता है कि एक थीटा इक्वल 0 डिग्री, इफ़ थीटा इक्वल 0 डिग्री है तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो साइन 0 का मान 0 होता है तो पूरा का पूरा तुम्हारा जो डी बी है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डी बी 0 होने का मतलब समझ रहे हो, जो ऑब्जर्विंग पॉइंट था जो यहाँ था, यहाँ, अब वो यहाँ ना हो कि यहीं है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। दूसरा केस है कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री है, कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, तो जो तुम्हारा ऑब्जर्विंग पॉइंट है मतलब जहाँ पे है यहीं पास P, तो साइन 90 का मान सबको पता है, साइन 90 का मान होता है 1, तो डी बी उस केस में हो जाएगा मैक्सिमम, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल अपान आर स्क्वायर। और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, कितना होगा, मैक्सिमम। कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे आपने कुलाम्स लॉ पढ़ा था, और वो कुलाम्स लॉ आपने कहाँ पढ़ा था, एक थीटा इक्वल 180 डिग्री पे भी आप देखेंगे तो साइन 180 का मान 0 होता है, लाई ऑन द लीनियर कंडक्टर, साइन 0 हो चाहे साइन 180 हो, दोनों केस पे
चाहे साइन 180 हो, तो dB का मान कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो परमेबिलिटी है, म्यू नॉट एक वर्ड आया है, म्यू नॉट, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। बहुत सिंपल वे पे समझिएगा कि होती क्या है। ठीक है, क्या है मैग्नेटिक परमेबिलिटी? तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब हो गया कि किसी भी मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो सकता है, किसी भी मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो सकता है, वो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। ठीक है, और इसको हम किससे दिखाते हैं? म्यू नॉट से। किसी फ्री स्पेस की है, याद रखिएगा, ये किसकी है? फ्री स्पेस की। और इसकी एसआई यूनिट कैसे निकालोगे? एसआई यूनिट निकालोगे, जैसे अभी हो जाएगी, निकालना सीखो, याद करना थोड़ा समस्याएं हो जाती हैं बच्चों को। तो हम सबको पता है कि dB इक्वल होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल अपान आर स्क्वायर। तो हमें म्यू नॉट निकालना है। क्या निकालना है? म्यू नॉट। तो म्यू नॉट इक्वल फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल वे पे हो जाएगा कितना? 4 पाई, नंबर हटा दो क्योंकि नंबर ये जैसे 4 पाई की यूनिट नहीं निकलेगी। ठीक है, तो हो जाएगा सीधे dB, ठीक है, आर स्क्वायर अपान आई डी एल। ये स्मॉल है, यूनिट निकालेंगे तो पूरा लिखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाती है अपनी? टेस्ला। ठीक है, क्या हो जाएगी? टेस्ला। या टेस्ला ना रखो तो सबको पता है न्यूटन, ठीक है, अपान एम्पियर इंटू मीटर। आर स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस। तो हो जाएगा आपका क्या? मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। और नीचे आपका क्या बचा हुआ है? करंट। तो करंट की होती है एम्पियर। ठीक है, और डीएल भी एक लेंथ है तो 1 मीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर से पूरा मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? न्यूटन। ठीक है, एक ये भी है, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर निकलेगा तो e⁻²। ठीक है, या तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तो ये परमेबिलिटी यानी फ्री स्पेस की होती है। फ्री स्पेस वो होता है जहाँ एयर या वैक्यूम हो, उसे हम फ्री स्पेस बोलेंगे। और वहाँ कितना मैग्नेटिक इस्टेब्लिश हो सकता है, ये परमेबिलिटी दिखाती है। मैं आपको बता चुका हूँ। सवाल ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो आप सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। बहुत ध्यान समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पे, जो कि करंट खुद एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, किधर जा रहा है करंट, उस पर डिपेंड करेगा। ओके। और अगर हम बायो-सावर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख देते हो तो लैप्लास लॉ भी कहलाता है। याद रखिएगा, एक वर्ड वेक्टर फॉर्म क्या कहलाएगा? लैप्लास लॉ। ठीक है, ये सारे फैक्ट हैं। बायो-सावर्ट लॉ इज ट्रू ओनली फॉर द करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट जा रहा है तभी बायो-सावर्ट लॉ सही होगा, नहीं तो नहीं। बायो-सावर्ट लॉ का यूज़ आप करेंगे किसी भी कंडक्टर में अगर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो याद रखिएगा, अगर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो बायो-सावर्ट लॉ का आप यूज़ करेंगे। और बायो-सावर्ट लॉ कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बिकॉज इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू ऑब्टेन ए करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, इसलिए ये लाइन भी याद रखिएगा। और अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कहीं भी तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे अभी आप डी लिखते हैं तो बी इक्वल इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपान आर क्यूब या साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा बायो-सावर्ट। इससे ना हम यूनिट ऑफ करंट डिफाइन करते हैं। किससे? बायो-सावर्ट लॉ से यूनिट ऑफ करंट कैसे डिफाइन करोगे? तो हम सबको पता है करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और बायो-सावर्ट लॉ क्या है?
तो फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ। कितने लोग को बायो सेवर्ट लॉ याद हो गया होगा? डी बी इक्वल म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपान 4 पाई की मैथमेटिकल वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁷ आइडियल, ठीक है, साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, यूनिट न्यूटन, एम्पियर इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो मान लो इफ़ लेंथ कितनी है? 1 मीटर, साइन थीटा की वैल्यू 1 है और वो तभी पॉसिबल है जब थीटा का मान कितना होगा? 90। आर भी कितना हो? 1 मीटर। तो उस केस में जो आई की वैल्यू आएगी ना, सब रख दोगे तो आई की वैल्यू आएगी 1 एम्पियर। तो क्या हम बायो सेवर्ट लॉ की मदद से हम 1 एम्पियर डिफाइन कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ। इसका जवाब क्या होगा? हाँ, याद रखिएगा। किसी को दिक्कत? अब हम किसी भी स्टेट करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, तो अगले डेरिवेशन में। उसके पहले मैंने आपको बताया था जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्सिलॉन नॉट है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू नॉट है। ये दिखाता है कहीं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो सकता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा सकती हैं, और म्यू नॉट दिखाता है कहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो सकता है। तो हम इन दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो आप सबको पता है कि म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और आप सबको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी, पलट दो पहले, इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इधर भी पलट दोगे तो 1/9 इंटू 10⁹ हो जाएगा। हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई और ये म्यू नॉट की वैल्यू हो गई। ये एप्सिलॉन नॉट हो गया और ये क्या हो गया? म्यू नॉट। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपान ये म्यू नॉट की वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपान में 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹, क्योंकि नीचे है। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये ना आपका माइनस में है ना, तो नीचे ला लो प्लस में हो जाएगा। तो 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻7, और 9 में 7 आप जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻7, तो 16 हो जाएगा। इधर अब क्या चल रहा है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸, और 1 का तो कितनी बार भी स्क्वायर कर दो क्या फ़र्क पड़ता है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और हम सब पढ़े हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा, इतने की जगह पे हम सी रख देंगे, 1/c²। तो इधर ला लो c², तो c² इक्वल हो जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इधर आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो c इक्वल बचेगा 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जो लाइट की स्पीड होगी, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो उम्मीद करता हूँ आपको बायो सेवर्ट लॉ समझ आया होगा, और बायो सेवर्ट लॉ में क्या कैसा कौन क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट एंड ऑल, ठीक है। ओके।